Hello friends, this is KD sir from KD Shivam channel. I hope you all are doing well. आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस 1872। इस सीरीज़ का हम पहला वीडियो जो है वो ले रहे हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ओके, तो लॉ ऑफ एविडेंस का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ये किस तरह अमल में आया, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने बनाया, वो चीज़ जानते हैं। अगर हम इंडिया के हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें ये पता चलता है कि देयर वर टोटल 3 पीरियड्स। वन वॉज एंशिएंट हिंदू पीरियड, another was ancient Muslim period, then came British India और British period, right? In ancient Hindu period राजा महाराजा लोगों का राज चल रहा था और राजा महाराजों का अपना दरबार होता था और अपने दरबार में उनके जो मंत्री उन लोगों के एडवाइस या सजेशन के साथ राजा खुद डिसीजन लेता था या जजमेंट देते थे, राइट? अब ये जो इनका जो तरीका था वो भी कैसा था, वो डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस वाला था, राइट? तो अब बाद में आया एंशिएंट मुस्लिम पीरियड। उन्होंने ज़्यादातर कुरान में जो लिखा है और कुरान को पूरा फॉलो किया था और उन्होंने भी ज़्यादातर और उनका भी डॉक्यूमेंट्री और ओरल तरीका ही लॉ ऑफ एविडेंस था। और फिर आया ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड ज़मानों से कॉमन लॉ को फॉलो कर रहा था और वो जब आए इंडिया में तब उन्होंने ये देखा कि हमारा जो लॉ है वो टोटली आइदर रिलीजियस बेस्ड था या तो कस्टम बेस्ड था, बराबर? कोई परफेक्ट लॉ नहीं था। तो वो लॉ अपने इंसान के रिलीजन और कस्टम बेस पे चेंज हो रहा था। तो देयर वाज नथिंग लाइक कोडिफाइड लॉ। अगर हम ये पूरे वर्ल्ड का भी लॉ देखें तो देयर वर नो कोडिफाइड लॉ टिल दैट। तो इन 1868 सर हेनरी समर मेने, आप अगर इसका स्पेलिंग भी देख लीजिए 1 मार्क में काम आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट? या तो फिर आप 3rd ईयर LLB हैं तो भी आपको 1 मार्क पे काम आएगा। सर हेनरी समर मेन इन अक्टूबर 1868 ही ड्राफ्टेड दिस लॉ, codified law, right? Then he presented to a select committee। लेकिन जैसे इंसान को आदी हो जाते हैं कोई चीज़ के, बराबर, तो नया चेंज तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वैसा ही हुआ ब्रिटिश पीरियड के टाइम में, वो उनसे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुआ और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारे साथ फिट नहीं हो रहा है, हमारे लॉ के साथ फिट नहीं हो रहा है। और दिस वे दे डिनाइड सर हेनरी समर मेन ड्राफ्ट, बराबर। नाउ देन आफ्टर 4 years देन केम सर जेम्स फिट्जमी स्टीफन in 1872। he drafted with few new more ideas and he presented to the committee and his law of evidence draft was accepted, right? And this way it became an act। so he is also known as the founding father of this act। और अगर आपको पता हो तो मार्च में उन्होंने उसे कमेटी के सामने रखा था और वो सितंबर से इम्प्लीमेंट हुआ था, right? But everything happened in 1872 and hence we call Law of Evidence 1872। Now the Law Evidence Act was originally passed by the British Parliament in 1872। It contains a set of rules and regulations which governs the admissibility मतलब acceptance of any evidence in the courts of law। The concept of admissibility of any evidence in courts of law was totally changed in British India after the introduction of Evidence Act। Evidence Act बनने के बाद इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का, राइट, टोटली जो कानूनी जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था। Before the introduction of this act, the rules of evidence were basically based on traditional legal systems of different social groups and communities of British India and were different for every person who was of different caste and religion, right? हिंदू आता तो उनके रिलीजियस और कस्टम्स के बेस पे जजमेंट दिया जाता था
और मुस्लिम आते तो उनके कस्टम बेस पे जजमेंट दिया जाता था। इस तरह सबके लिए अलग अलग लॉ था और वही प्रॉब्लम हो रहा था ब्रिटिश इंडिया में। और जब से 1872 में लॉ ऑफ एविडेंस इंट्रोड्यूस हुआ, पूरा लीगल स्ट्रक्चर इंडिया का चेंज हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट फीचर्स या सेलियंट फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। फर्स्ट, बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। सेकेंड इज प्रोसीजरल लॉ। थर्ड इज नॉट एग्जॉस्टिव। Fourth, territorial extension. Fifth, applies to judicial proceedings. Sixth, discretion of the court. Seventh, allow both oral and documentary evidence. Eighth, no place for hearsay evidence. Ninth, protection and privileges to witnesses. And 10th, the object is to find out truth. So whenever you are giving exam, right, if a law student is there, write all the points on the first page, then try to explain point by point, right? That will give a good impression for you, right? Let's start. First one, based on English common law. Sir Fitzjames drafted the Indian Evidence Act based on English Evidence Act but with certain modification. आपको ये पॉइंट लिखना जरूरी है. It is a procedural law, right? As we know, there are two types of law. One is substantial law and another is procedural law. Substantial law अगर आप कहें पूछे तो rights, liability ऐसी जो बातें जिसमें अगर कोर्ट में कुछ केस आता है तो उसको पेनल्टी या तो पनिशमेंट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंशियल लॉ। लेकिन प्रोसीजरल लॉ में पूरा प्रोसीजर लिया जाता है जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता है, राइट? दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ ये कहता है कि दिस इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। इट डिफाइंस द प्रोसीजर ऑफ व्हाट मैटर्स विटनेसेस कैन स्पीक, हु आर कॉम्पिटेंट विटनेस, कौन सही है कौन नहीं है, कौन विटनेस बॉक्स में आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, ये सारा डिफाइन करता है। ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइव्स, राइट? कौन से केस में प्रूफ जरूरी है और वो किसको पेश करना है, दैट इज़ हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइव्स। हाउ जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड, राइट? जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए एज ए प्रूफ के तरीके, एज ए एविडेंस के तरीके, तो उसका जेन्युइननेस किस तरह चेक करना चाहिए। Not exhaustive. The Evidence Act is general law of evidence. The law of evidence is not exhaustive. It means for any special act may have special provisions relating to evidence, right? It may have special provisions relating to evidence. It only prescribes the general rules of admission evidence. इसका जो conditions, it is not exhaustive type. That's the thing. Next, the territorial extension. According to section 1 of the act, the Indian Evidence Act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. अब हमको पहले पता था, according to section 3, India means the territory of India excluding state of Jammu Kashmir. But now after 2019, right, Jammu and Kashmir are also included and Law of Evidence Act extends to the whole of India including state of Jammu and Kashmir also. तो ये point आपको useful रहेगा, right? Next, applies to judicial proceedings. As per section 1 of Indian Evidence Act 1872, this law applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial also, but excluding or but they are not applicable to under Army Act, नेवल डिसिप्लिन एंड दी एयरफोर्स एक्ट। ये तीनों के वो लागू नहीं पड़ते हैं। इवन एफिडेविट ऑल्सो इस पर लागू नहीं पड़ता है, राइट? नेक्स्ट, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. The Evidence Act is a complete code of evidence, but some provisions of Act provides the discretion of the court. इसका मतलब ये है कि in certain cases or situation, it is the power of court either accept the evidence or reject the evidence. It does not mean all provisions of the Act is a discretion of court. Only some provisions are there. No place for hearsay evidence. ये क्या होता है? आपने कहीं सुनी, राइट? सर मुझे ऐसा लगा इसी ने मारा होगा, मुझे ऐसा लगा उसने किया होगा, मैंने ऐसे सुना था कि ये, दिस आर कॉल्ड hearsay एविडेंस, और ये एविडेंस एक्ट में लागू नहीं पड़ता है. द एक्ट ओनली गिव्स इम्पोर्टेंस टू आइदर डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस.
So there is no place for hearsay evidence, but in certain exceptional cases it is admissible, right? But still there are few cases where hearsay evidence are also accepted, क्योंकि उसके सिवाय कोई और ऑप्शन होता नहीं है. Allow both oral and documentary evidence. There are so many kinds of evidence, but the act allows only oral and documentary. ऐसे एविडेंस बहुत प्रकार के हैं. ओरल मतलब अपना बयान देना, और डॉक्यूमेंट्री मतलब एविडेंस प्रूफ वाला, राइट? तो वो एविडेंस, दोनों एविडेंस लागू पड़ता है. प्रोटेक्शन एंड प्रिविलेजेस टू विटनेस. द एक्ट गिव्स प्रोटेक्शन एंड प्रिविलेज टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ विटनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटनेस का प्रोटेक्शन देना और उन्हें थोड़ा प्रिविलेजेस देना. तो वन ऑफ द प्रोटेक्शन इज दैट नो पर्सन इज बाउंड टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ. वो खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता, बराबर, कोई भी केस में. दैट इज कॉल्ड इट इज हिज पर्सन इज नॉट अलाउड टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ. द ऑब्जेक्ट इज़ टू फाइंड आउट ट्रूथ. ये सारे स्पेशल फीचर्स का और द टोटल एविडेंस एक्ट का एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है सच्चाई को ढूंढना, ट्रूथ फाइंड करना. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज़ टू फाइंड आउट द ट्रूथ बाय विच द डिस्प्यूट इन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व आउट. कंक्लूशन. द लॉ ऑफ एविडेंस इज ऑल्सो नोन एज द रूल्स ऑफ एविडेंस, encompasses or makes the rules and legal principles that govern the proof of facts in legal proceedings. These rules determine what evidence must or must not be considered by the trier of fact in reaching its decision. कौन से facts consider करना चाहिए, कौन से evidence नहीं consider करना चाहिए, this rules determines. The law of evidence is also concerned with amount, quality, type of proof needed to prevail in litigation. The rules vary depending upon whether the venue is a criminal court, civil court, family court, and they vary by jurisdiction. तो ये the rules vary मतलब keeps on changing, or they are in different forms for the different courts. This is what the features of Law of Evidence Act 1872. Okay, I hope you got it right. एक एक पॉइंट्स देख लीजिए. जिन लोगों का बड़े आंसर लिखना है, जिन लोग जो LLB स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारे स्लाइड्स इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा. एट द सेम टाइम बाकी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स में हैं जहाँ लॉ एक सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए भी ये स्लाइड्स काम आएंगे, राइट? तो प्लीज़ गो थ्रू दी स्लाइड्स नंबर ऑफ टाइम्स एंड you get it, right? So let's meet in the next video, applicability of Law of Evidence Act. Okay, let's meet. Have a nice day. Bye till that. हाँ, लेकिन share और subscribe करना मत भूलना. Please share and subscribe our channel so that we keep on giving videos like this. Okay, thank you very much.